पर्यावरण प्रदूषण का हम सब मिलकर उपचार करें, अपना कर सहजीवन भाई धरती का श्रृंगार करें। अपना कर परिवार नियोजन धरती का श्रृंगार करे, धरती का श्रृंगार करे। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, आप सबको मेरा यथायोग्य अभिवादन। पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण, उसकी अवधारणा, पर्यावरण के विभिन्न घटकों और उनके अंतर संबंधों के बारे में जानकारी दी थी। हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण के विभिन्न घटकों, पर्यावरण के असंतुलन और प्रदूषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके कारण और निवारण पर हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर पर्यावरण के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया था कि पर्यावरण क्या है। हमारे आसपास जो कुछ भी है, हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो सांस लेते हैं, यानी हर कुछ, जल, जमीन, पानी, धरती, इस पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ पर्यावरण का अंग है। उससे हम प्रभावित होते हैं, उसको हम प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि पर्यावरण के प्राकृतिक और मानव निर्मित जो घटक हैं, प्राकृतिक घटकों में जैव और अजैव घटक हैं, जिसको बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं। मनुष्य को इस पर्यावरण और पारिस्थितिकी का सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट घटक माना जाता है। आखिर श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है क्यों ये, इस पर हम लोग समझेंगे और ये क्या प्रभाव डालता है। श्रेष्ठता और उत्कृष्टता का सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए परिस्थितिकी पर, पर्यावरण पर, लेकिन है क्या। देखिए, पेड़ पौधों में है, हम देखते हैं अगर पेड़ पौधे जो हैं, हम अगर पेड़ पौधों को देखें तो पेड़ पौधों में न गति होती है न दिशा होता है। जीव जंतु जो मनुष्य के छोड़कर अन्य जीव जंतु हैं, मनुष्येतर जीव जंतु हैं, इनमें गति तो है लेकिन इनकी कोई दिशा नहीं है। मनुष्य जो है, मनुष्य इसीलिए श्रेष्ठ है, इसीलिए उत्कृष्ट कहा जाता है इस परितंत्र का, परिस्थितिकी का, कि इसके पास गति भी है और दिशा भी है। अगर और दिशा किधर है, ये इसकी दिशा दोनों तरफ है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अपने विचारों को उठा करके अपने सोच से अगर ये ठीक रहा इसका सोच तो ऊपर जा सकता है, बुद्धों के जगत में जा सकता है, बुद्धों का बुद्ध बन सकता है। अगर इसकी दिशा नीचे आई, सोच इसका घटिया हुआ, पतित हुआ, तो ये बुद्ध के आई गिद्ध के जगत में जा सकता है। एक तरफ इसमें सारी संभावनाएं हैं। ये भगवान भी बन सकता है और शैतान भी बन सकता है। और इसको भगवान और शैतान, इसको दिशा निर्धारित करने का किस पर ये है, दायित्व है, शिक्षा पर, हमारी शिक्षा पर। शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य को भगवान बना सकती है, अन्यथा ये शैतान बन सकता है, हैवान बन सकता है। तो शिक्षा हमारी क्या है आजकल की शिक्षा? आजकल की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खुद अपने आप अपने रास्ते से भटकी हुई है। ये मनुष्य को सिर्फ नौकरी के लिए और साक्षर बनाने के लिए पढ़ा रही है शिक्षा। लेकिन वास्तव में शिक्षा है क्या? शिक्षा तो वो है जो मनुष्य के अंदर, चूंकि हर मनुष्य अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है, तो मनुष्य के अंदर जो कुछ भी छिपा हुआ है उसकी अद्वितीयता को, उसके यूनिकनेस को जो बाहर ला दे, उसमें निखार परिष्कार ला दे और उसको सही जगह पर नियोजित कर दे। यही प्रतिभा है, यही विकास है। मनुष्य की अद्वितीयता को, उसके यूनिकनेस को बाहर ला करके, उसमें निखार परिष्कार ला करके और उसको सही जगह पर नियोजित कर देना ही असली विकास है। लेकिन आजकल की शिक्षा क्या इसमें सही उतरती है? तो शिक्षा के गलत होने से हम सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ते हैं,
शिक्षा के गलत हो जाने से ये हम अपने पर्यावरण के साथ अपना संबंध नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण के हर घटक एक दूसरे से पूरी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत बारीक डेलिकेट इसमें संबंध है और इनका बैलेंस बना हुआ है सबका, जैव और अजैव घटकों का। तो और मनुष्य इसमें सबसे ऊंचे स्थान पर है। तो मनुष्य क्या करता है कि मनुष्य की जनसंख्या जो है, जो आबादी है इसकी, दिनों दिन बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम है, चूंकि इसमें आबादी बढ़ने में कई कारक हैं। वैज्ञानिक खोजों के द्वारा, मेडिकल साइंस के विकास के द्वारा अनेक तरह के दवाओं का विकास हुआ। उन दवाओं के कारण मनुष्य की मृत्यु दर घटी और इसका एवरेज जो एज है बहुत बढ़ गया। तो आबादी बढ़ी और इसके कारण जब मनुष्य की आबादी बढ़ी तो रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए। तो प्रकृति के संसाधनों पर, पर्यावरण के अन्य संसाधनों पर इसका दबाव बढ़ा। हमारे बाग बगीचे, पेड़ पौधे कटने लगे, जंगल कटने लगे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जंगल में सिर्फ पेड़ ही नहीं है, उसके साथ साथ अनेक जीव जंतु और फ्लोरा फौना सब संबंधित हैं। और जब जंगल कटा तो पूरा इकोलॉजी, पूरा हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। खेत बना, खेत में हम अधिक पैदावार के लिए बहुत सारी कीटनाशक दवाइयाँ डाले, बहुत सारे रासायनिक खाद डाले, जिसका परिणाम अलग हुआ। मिट्टी की गुणवत्ता बहुत घटी। उससे पानी जो बह करके, मिट्टी से पानी जो बह करके नदियों में गया, नदियों की गुणवत्ता घटी। उसके जो जलचर जीव थे वे डिस्टर्ब हो गए, मरने लगे, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु मरने लगे। आज रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट है कि हमारे बहुत से जीव जंतु, कछुआ, ये व्हेल और अन्य जीव जंतु एकदम खतरे में है। क्यों? आज प्लास्टिक युग के कारण, मनुष्य की खोजों के कारण, प्लास्टिक युग के कारण इतने प्लास्टिक कचरों का निपटान समुद्रों में हो रहा है कि वे जीव जंतु खा करके मर रहे हैं। तो जल पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है और हमारा इकोसिस्टम जो है, जो इकोसिस्टम का खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, फूड चेन और फूड वेव पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। इसके कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया है। पर्यावरण के असंतुलन में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम मानव हैं। मानव ने अपने स्वार्थ के खातिर, अपनी डिमांड के लिए, खाद्य जरूरतों के लिए, वस्त्र के लिए, आवास के लिए जंगलों को काटा, पेड़ पौधों को काटा, बाग बगीचों को काटा। चूंकि आदमी बढ़ा तो इसके कारण उसके डिमांड को पूरा करने के लिए शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, जिसका अलग प्रभाव हुआ। औद्योगिक कचरे और शहरीकरण के कारण शहरों में जो उत्पन्न कचरे हुए, उनके निपटान की समस्या आई। वे बह करके हवा को और पानी को बिल्कुल दूषित कर दिए हैं। भारत की अनेक पवित्र नदियाँ बिल्कुल आज दूषित हो गई हैं, उनका पानी किसी काम का नहीं रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इस सब का कारण है सिर्फ हम। जिस दिन मनुष्य की आबादी संतुलित हो जाएगी, पूरा पर्यावरण और पूरी पारिस्थितिकी संतुलित हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने देखा कि कोरोना महामारी आई, अनेक तरह की बीमारियां आ रही हैं, समय से अनेक नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। कोरोना महामारी के कारण हमारे फेफड़े, मनुष्य के फेफड़े बाधित हो जा रहे हैं, चोक हो जा रहे हैं। तो क्यों? इसलिए कि प्रकृति के फेफड़े हैं पेड़ पौधे, जंगल प्रकृति के फेफड़े हैं और उनके साथ अनेक जीव जंतुओं का एक बारीक संतुलन बना हुआ है। पेड़ पौधे जो हैं वे हमारे सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम उत्सर्जित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वे सोखते हैं, वे ले लेते हैं। हमारे कचरे को
जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कचरा है जीव जंतुओं के द्वारा उत्पन्न, वो कचरों को पेड़ पौधे लेते हैं। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और वे हमारे कचरे को कंचन में बदल देते हैं, मतलब बहुत उपयोगी चीज बनाते हैं, अमृत बना देते हैं। उससे जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, उस कार्बोहाइड्रेट के प्रक्रम में ऑक्सीजन भी निकलता है, और वो ऑक्सीजन जो प्राणवायु कहलाता है, हम सभी जीव जंतु सांस में लेते हैं। तो एक संतुलन बना हुआ है। लेकिन मनुष्य के बढ़ने से, आबादी बढ़ने से पेड़ पौधों का जो संतुलन है वो, या पारितंत्र का, इकोसिस्टम का जो संतुलन है, बिगड़ गया है। कृषि में दवाइयों के छिड़काव से अनेक जो उपयोगी कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, वे मर रहे हैं, और उनको खाने वाले जो जीव हैं, उन पर जो निर्भर हैं, चूहा हैं, सांप हैं, उनका भी चेन डिस्टर्ब हो गया है। तो पूरी तरह से हमारा पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है। इसको हटाने का एक ही उपाय है, इसको असंतुलन को बचाने का एक ही उपाय है कि हम मनुष्य अपनी आबादी पर नियंत्रण करें, पर्यावरण के अन्य अंगों के साथ सहजीवन अपनाएं। सहजीवन माने सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, जो संतुलन हमारा बना हुआ है। पर्यावरण को एकदम हम अपना मित्र समझें, पर्यावरण के हर अंग को अपना फ्रेंड समझें, अपना भाई समझें। न कोई कीट हमारे लिए अनुपयोगी है, न कोई सांप हमारे लिए अनुपयोगी है। सबका अपना अपना रोल है इस वातावरण में, पर्यावरण में, सबका अपना अपना रोल है। उस रोल के अनुसार सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण, मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण उनको मार देता है, खत्म कर देता है। वो नहीं जानता है कि एक जीव के मरने से ये इकोसिस्टम कितना डिस्टर्ब हो रहा है। हम अनावश्यक शिकार कर रहे हैं जंगलों में, उसके कारण जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। जंगल कटने से जीव जंतु भाग भाग करके शहरों में, देहातों में आ रहे हैं, और वे एकदम बिल्कुल विकल और व्याकुल होकर के छटपटा रहे हैं, हिंसक गतिविधियां कर रहे हैं, शहरों में भी आकर, गांवों में भी आकर। और हम तो देख रहे हैं अभी गांवों में, देहातों में, कि वो नीलगाय जो है जंगलों से भाग करके देहातों में आ रही है, फसलों को तबाह कर रही है। और गर्मी के दिनों में पानी के बगैर छटपटा करके मर रही है। तो ये क्या है? ये यही पर्यावरण असंतुलन है, असंतुलन का ही कारण है। सब अपने आप में परेशान है, आदमी अपने आप में परेशान है। आदमी की संस्थाएं जो है, मनुष्य की जो संस्थाएं हैं, जो मानव निर्मित पर्यावरण है, राजनीतिक संस्था, धार्मिक संस्था, पारिवारिक संस्था, सब डिस्टर्ब है, सब भटक गई है। सब जगह वैचारिक प्रदूषण है। उस वैचारिक प्रदूषण के कारण ऊंच नीच का भेदभाव है, हर जगह भ्रष्टाचार है। ये सब क्या है? ये पर्यावरण का अंग है। पर्यावरण इसके कारण, आदमी के कारण डिस्टर्ब है। आदमी की वैचारिक प्रदूषण के कारण सारा इको सिस्टम डिस्टर्ब है। तो इसको दूर करें हम कैसे? पहले अपना वैचारिक संतुलन बनाएं, हम अपनी जनसंख्या खुद कम करें, इस पर नियंत्रण करें। अब चाहे जैसे हो, इसको मिल बैठ करके हमको प्रयास करना पड़ेगा। यूएनओ ने पर्यावरण को, प्रदूषण को और असंतुलन से बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। बहुत सारे सम्मेलन हुए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, अर्थ समिट हुआ, वियना सम्मेलन हुआ, कई तरह के सम्मेलन हुए इस पर। और कई तरह के दिवस हैं पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने। सालों भर, हर महीना में कुछ ना कुछ दिवस है इसको ही करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा। पर्यावरण अपने आप में पूरी तरह डिस्टर्ब हो रहा है। जितना हम प्रयास करते हैं उतना पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है, असंतुलित होता रहा है। तो हमको इसके मौलिक कारण में जाना होगा, कहाँ से ये सुधरेगा। मौलिक कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था। हम शिक्षा जिस दिन, आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है? पूरी तरह कंपटीशन, एम्बिशन और कंपेरिजन पर आधारित है। कुछ के सफलता के लिए अनेक लोगों की बलि दे दी जाती है। ये हर क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक और सांस्कृतिक जितने क्षेत्र हैं, सब क्षेत्र में जो मनुष्य निर्मित संस्थाएं हैं, उन सभी क्षेत्रों में ये शिक्षा का देन है कि अधिकांश लोग
कुंठित हैं इस विकास पद्धति से, इस शिक्षा की पद्धति से। तो पहले तो हमको अपने शिक्षा में सुधार लाना होगा, शिक्षा पद्धति अपनानी होगी। ये मिल बैठकर पूरे भारत को और संसार भर के देशों को ये मिलकर करना होगा, क्योंकि पर्यावरण किसी एक देश का या स्थानीय मामला नहीं है। ये पूरी तरह हमको मिल करके इसको मिल बैठ करके तय करना होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का हो जो हर आदमी के यूनिकनेस को निखारे और उसको उस यूनिकनेस को उसके सही काम में नियोजित करें। जब हर आदमी का यूनिकनेस, हर आदमी की जो छिपी हुई शक्तियां हैं सही काम में नियोजित हो जाएंगी तो अपने आप में सब संतुलन में रहेगा। और जब सब संतुलन में रहेगा तो पूरा वातावरण बायोटिक और इम्बायोटिक हर क्षेत्र संतुलित अपने आप हो जाएगा। इसलिए हमको सबसे पहले एम्फेसिस है, सबसे पहले जो बल है हमारी शिक्षा व्यवस्था पर देना होगा, ताकि हर व्यक्ति का, हर बच्चे का जो अद्वितीयता है, उसके मौलिक जो गुण है, उसकी मौलिकता है, जो उभार लिया जाए, बाहर निकाला जाए, उसका प्रकाशन हो जाए, उसका उद्घाटन हो जाए, उसका नियोजन हो जाए। कहते हैं गुरु ग्रंथ कुरान, वेद बाइबिल और पुराण, अपना लो सहजीवन भाई, जड़ चेतन का करो सम्मान, अपना कर परिवार नियोजन, जड़ चेतन का करो सम्मान, जड़ चेतन का करो सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद।